हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू WPS एजुकेशन। आज का हमारा इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय है इंडियन रिवर, भारत की नदियाँ। तो आज हम भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का अपवाह तंत्र क्या है, कौन कौन सी मुख्य नदियाँ हैं और उनकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है और कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिर जाती है और कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखते हैं गाइस, आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है भारत की नदियां। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं जो हमारा लेक्चर है भारत की नदियाँ। तो हम जो भारत की नदियाँ हैं, जो थ्योरी है, इस थ्योरी को हम दो पार्ट में इंक्लूड करेंगे। कहने का मतलब हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा सिंधु नदी तंत्र के बारे में और जो हमारा दूसरा पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और दूसरे ही पार्ट में हम पढ़ेंगे जो भारत की प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में। हिमालयी अपवाह तंत्र में दोस्तों तीन नदियां आती हैं। कौन कौन सी? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारा दूसरा वीडियो होगा उस वीडियो में हम हिमालय अपवाह तंत्र की बची दो नदियां गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, साथ में हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में भारत की नदियां, जो मध्य भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो गाइज, अब हम देखते हैं कि जो सबसे पहले वीडियो की जहां से हम नदियां पढ़ना प्रारंभ करेंगे उससे पहले हमें मुख्य तीन टर्म याद करनी है। तीन टर्मों को मुख्य रूप से समझना है। जैसे पहली हमारी टर्म है एस्चुरी, दूसरी जवार नदमुख और तीसरी जो हमारी टर्म होगी वो होगा अपवाह तंत्र। किसी नदी का अपवाह तंत्र क्या होता है, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, एस्चुरी क्या है, जवार नदमुख जिसको कहते हैं, तो एस्चुरी का निर्माण कब होता है, डेल्टा का निर्माण कब होता है। तो हम देखते हैं कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इन सभी बातों के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि एस्चुरी क्या होता है। सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताजा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि एस्चुरी क्या होता है। यहाँ पर देखिए, जो नदी है वो नदी यहाँ से आ रही है, कोई नदी यहाँ से आ रही है और समुद्र के खारे पानी में मिल रही है। तो जहां पर नदी का मीठा पानी, ताजा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है उसी क्षेत्र को हम एस्चुरी कहते हैं। ठीक है गाइज, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एस्चुरी का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं। तो गाइज, एस्चुरी का निर्माण नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और गोवा की मांडवी नदी, ये नदियां जवार नदमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डेल्टा क्या होता है। नदी जहां महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है और उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। दोस्तों, डेल्टा कैसे बनता है? जब कोई नदी अपने द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, कंकड़, पत्थर जब समुद्र किनारे जमा कर दिए जाते हैं और समुद्र में मिल जाती है, तो मिलने से पूर्व वहां पर जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर एक जगह इकट्ठा हुआ, जो मटेरियल, तो उसके द्वारा नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है और उसी क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा प्राय उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करता है। देखो, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि डेल्टा बनता कैसे है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि ये कोई नदी है, मुख्य धारा आ रही है और इसके द्वारा लाई गई मिट्टी, कंकड़, पत्थर यहाँ पर जमा कर दिए गए और इसके बाद यह धारा कई धाराओं में विभाजित हो गई। जैसे एक धारा ये, अन्य धारा ये बन गई, इसकी ये धारा बन गई, ऐसे मिलके ये समुद्र में जाके मिल गई।
तो यहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है। इसी त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहा जाता है। और डेल्टा प्राय कौन सी मिट्टी का निर्माण करता है? उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करता है। ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डेल्टा है वो कौन कौन सी नदियां बनाती हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि डेल्टा कौन कौन सी नदियां बनाती हैं। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। और एस्चुरी का निर्माण मांडवी नदी, ताप्ती नदी, गोवा नदी, वो नर्मदा नदी करती है। गोवा की मांडवी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, जवार नदमुख। और डेल्टा का निर्माण कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र और गंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अपवाह तंत्र क्या होता है। किसी भी नदी का अपवाह तंत्र क्या होता है, तो हम देखेंगे कि अपवाह तंत्र क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि ये कोई नदी है और इसकी मुख्य धारा यहां से आ रही है, यह आ रही है, और इसमें अनेक नदियां आकर मिल रही हैं। एक इधर से आ गई, एक इधर से आ गई, तो ये इसकी सहायक नदियां हो गई और मुख्य धारा में आकर मिल रही हैं। तो जो ये यहाँ पर ये डायग्राम बना, इसी को हम ये जो नदी है इसका अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी अलग अलग दिशाओं से जो छोटी छोटी नदियां आती हैं वो मुख्य धारा में मिल जाती है, तो उसे ही हम अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। इसी को अपवाह तंत्र कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत का अपवाह तंत्र क्या है। यानी भारत के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भाग हैं और कौन से भाग में कौन सी नदी को शामिल किया गया है, तो हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला भाग होगा हिमालयी अपवाह तंत्र और जो दूसरा भाग होगा वो होगा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। दोस्तों हिमालयी अपवाह तंत्र है, इसमें 3 नदियां शामिल हैं। कौन कौन सी? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तो हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां हो गई। इसके बाद प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में हम देखते हैं कि मध्य भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां को शामिल किया गया है। ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हो जाएगा। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, इन नदियों के बारे में हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज का हमारा लेक्चर होगा सिंधु नदी तंत्र के बारे में। जो हिमालयी अपवाह तंत्र है उसमें हम जो पहली नदी है सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिमालयी अपवाह तंत्र में सिंधु नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है। कौन कौन से देश? चीन, भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है जिसमें भारत भी शामिल है, चीन और पाकिस्तान। भारत में तो इसका मुख्य रोल है ही, यह चीन और पाकिस्तान में भी बहती है। चीन की तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। जो हमारी सिंधु नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? यानी चीन में स्थित जो तिब्बत है वहां से इसका उद्गम होता है। यहाँ से गाइस मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है और यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख के दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है। ये आपको डायग्राम में गाइस दिख रहा होगा कि जो लद्दाख के दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है। आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में एंट्री करती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो हमने सिंधु नदी के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो गाइस इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। 2880
80 किलोमीटर सिंधु नदी की कुल लंबाई है। इसके बारे में हम देखेंगे कि आगे हम देखेंगे कि सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और उनका उद्गम कहाँ से होता है और उनकी लंबाई क्या है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि सिंधु नदी के बारे में एक फैक्ट और जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। जो सिंधु नदी है जो उसके दाएं तट पर लेह शहर है। भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर है। यह परीक्षा में पूछ लिया गया कि लेह शहर सिंधु नदी के कौन से तट पर है, तो आपको गाइस बता देना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती हैं। जो सिंधु नदी है उसके अरब सागर में मिलने से पूर्व इसमें 5 नदियां आकर मिलती हैं। तो कौन कौन सी नदियां हैं, हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। चेनाब नदी, झेलम नदी, रावी, व्यास और सतलुज, ये 5 नदियां सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पूर्व सिंधु नदी में मिलती हैं। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं चेनाब नदी। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है, कौन सी नदी है? चेनाब नदी। इसका उद्गम कहाँ से हुआ? इसका उद्गम हुआ हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से। कौन सा दर्रा गाइस? K12 लारा। K12 लारा दर्रे से चेनाब नदी का उद्गम हुआ। और ये दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, हमें याद रखना है, भूलना नहीं है। तो K12 लारा हिमाचल प्रदेश के K12 लारा से चेनाब नदी का उद्गम होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्रा और भागा नदी से होता है, इसलिए इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 2 नदियां बहती हैं, चंद्रा और भागा। इन दोनों नदियों के संगम से जिस नदी का निर्माण होता है उसे चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। और इस चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से इसी कारण जाना जाता है क्योंकि चंद्रा और भागा नदी मिलकर चंद्रभागा नदी का निर्माण करती हैं। आगे जाकर इसका नाम चेनाब नदी हो जाता है। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पूर्व इसमें झेलम, रावी, व्यास नदियां आकर मिलती हैं। जो चेनाब नदी है ये सिंधु नदी में मिल जाती है, लेकिन सिंधु नदी में मिलने से पूर्व इसमें 4 नदियां और आकर इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी? झेलम, रावी, व्यास और सतलुज। तो अब हम आगे इन नदियों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के वेरीनाग के निकट से होता है। ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। जो दोस्तों आप डायग्राम में ऊपर देख रहे हो मैप में, जिसमें झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के वेरीनाग से होता है। यह नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रावी नदी। दोस्तों रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। यह रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। तो रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे से हुआ? रोहतांग दर्रे से। और यहीं से निकलकर यह कश्मीर पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों देखो, झेलम नदी भी पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है और जो हमारी रावी नदी है यह भी पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं, हाँ तो दोस्तों इसके बाद सतलज नदी। सतलज नदी, ये नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों देखो, जो हमारी सिंधु नदी है उसका उद्गम भी तिब्बत से हुआ। यहाँ पर सतलज नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका उद्गम भी तिब्बत से हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे, उसका उद्गम भी जो मानसरोवर झील है उसके निकट से
तिब्बत से ही हुआ है। तो तीनों नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों का उद्गम तिब्बत से हुआ। दोस्तों अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सतलज नदी है वो तिब्बत के राक्षस ताल से जब इसका उद्गम हुआ तो यह सिंधु नदी के समानांतर बहते हुए हिमाचल प्रदेश में एंट्री की। तो ये हिमाचल प्रदेश में भारत में एंट्री करती है तो कौन से दर्रे से करती है, तो हम उस दर्रे को देखते हैं। तो कौन सा दर्रा है, उस दर्रे का नाम है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा, क्या नाम है उस दर्रे का, सिपकिला दर्रा। तो हमें ये भी याद रखना है, जो सतलज नदी है भारत में किस दर्रे के द्वारा एंट्री करती है, उस दर्रे का नाम है सिपकिला दर्रा। इस दर्रे के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी एंट्री करती है, भारत में एंट्री करती है। इसके बाद देखो गाइज, हमारी नेक्स्ट नदी है व्यास नदी। तो व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकली व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके बैराज में सतलज नदी में मिल जाती है। दोस्तों देखो, रावी नदी और व्यास नदी दोनों का उद्गम एक ही स्थान से होता है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। तो हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा कि रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से हुआ, और इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि व्यास नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ही हो रहा है। यह व्यास नदी कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके बैराज में सतलज नदी में मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो व्यास नदी है वो सतलज नदी में जाकर मिल जाती है, और वहीं से भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम होता है। देखो गाइस, हम देखते हैं इन नहर परियोजना के बारे में। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है। तो देखिए गाइस, सतलज नदी में व्यास नदी का वो इसमें मिल गई व्यास नदी। तो यहीं से हरिके बैराज से सतलज नदी व्यास नदी में मिल जा, यानी व्यास नदी सतलज नदी में आके कहाँ पर मिली, पंजाब के हरिके बैराज में। जो हमने व्यास और सतलज नदी के संगम की बात की, वहीं से देश की सबसे लंबी नदी नहर परियोजना जो जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यहीं से देश की सबसे बड़ी लंबी नहर परियोजना निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान में इस नहर की लंबाई कितनी है गाइज, तो राजस्थान में इस नहर की लंबाई 470 किलोमीटर है। राजस्थान में इस नहर की लंबाई 470 किलोमीटर है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई 470 किलोमीटर। इसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब नदी में मिलती है, सतलज नदी चेनाब नदी में कब मिलती है, पाकिस्तान के बहावलपुर में मिलती है, वहां पर मिलती है। तब ये चेनाब नदी में मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियां यहाँ एक होकर आगे बढ़ती हैं। देखो गाइज, हम यहाँ पर देखते हैं, जो ये सिंधु नदी जा रही है तो यहाँ पर ये चेनाब नदी आ रही है। तो जो चार नदियां हैं, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज, ये चारों नदियां यहाँ पर आके इसमें मिल गई चेनाब नदी में। चेनाब नदी जो मुख्य धारा थी, फर्स्ट में हमने पढ़ी थी, ये सिंधु नदी में यहाँ पर आके मिल रही है। तो चेनाब नदी में हमारी व्यास नदी, सतलज नदी, झेलम नदी, रावी नदी यहाँ पर आके मिल गई। तो ये जो स्थान है ये 45 किलोमीटर तक पांचों नदियां एक होकर बहती हैं इस स्थान पर, और उसके बाद जाकर ये यहाँ पर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं, और यहीं पर ये पंचनद का निर्माण करती है, जैसा कि आप ऊपर मैप में देख पा रहे हो। तो पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब नदी में मिलती है, तब ये चेनाब में मिलकर पंचनद का निर्माण करती है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियां यहाँ एक होकर आगे बढ़ती हैं। इसके बाद हम देखते हैं सिंधु जल समझौता। दोस्तों, सिंधु जल समझौता 1960 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाया गया। आपको पता होगा कि 1960 में वर्ल्ड बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता करवाया, जिसे सिंधु जल समझौता कहा गया। सिंधु नदी
के जल को लेकर ये विवाद था, जिसमें उसमें मिलने वाली नदियों के बारे में बताया गया कि जो 3 पूर्वी नदियां हैं, कौन कौन सी, रावी, व्यास और सतलुज। जो ये नदियां हैं रावी, व्यास और सतलुज, इनका नियंत्रण भारत के पास होगा, 3 पूर्वी नदियों का। और अन्य 3 पश्चिमी नदियों का जो नियंत्रण होगा वो होगा पाकिस्तान के पास। इन नदियों का नियंत्रण किसके पास होगा? पाकिस्तान के पास। तो 3 पश्चिमी नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, चेनाब और झेलम। इन नदियों का नियंत्रण तो पाकिस्तान के पास, और बाकी 3 नदियां रावी, व्यास, सतलुज, इनका नियंत्रण भारत के पास। तो दोस्तों, हमने आज सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन किया। कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, कितने किलोमीटर के क्षेत्र में उसका प्रवाह है, और अरब सागर में मिलने से पूर्व सिंधु नदी में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, कहाँ पर पंचनद का निर्माण करती हैं, और जो चेनाब नदी है वो सिंधु नदी में जाकर कहाँ मिलती है। इसके बाद हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिमालयी अपवा तंत्र की 2 और नदियां, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। साथ में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र की नदियों के बारे में, जिसमें मध्य भारत की नदियां होंगी और दक्षिण भारत की नदियां होंगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए, एग्जाम बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप देखते रहिए। ओके गाइज।